नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो दिल्ली में हुए 3 छात्रों की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये छात्र अपनी आंखों में IAS बनने का सपना लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना पूरे होने से पहले ही टूट जाएगा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन इंसाफ की कमान संभालने वालों के परिजनों को खुद इंसाफ ढूंढने के लिए विवश होना पड़ेगा। दिल्ली की बाढ़ ने उनके सपनों को जलमग्न कर दिया। दिलवालों की दिल्ली कही जाने वाली दिल्ली अब सियासत का केंद्र बन चुकी है। एक और दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, तो वहीं कुछ दूर दिल्ली में ही संसद में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ही घेरा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत का मामला संसद से सड़क तक गूंज रहा है, जहां छात्रों की मौत पर सियासत का खेल भी खेला जा रहा है। इधर इंसाफ देने की बजाय राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी ढफली बजाने में लगी हैं। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। एक और आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एलजी प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली से लेकर सरकार तक आप काबिज हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति जस्ती तस्पर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी भी पिछले कुछ समय से प्रदेश सरकार के नियंत्रण में ही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में पानी की निकासी और जलभराव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर टालती हुई नजर आई है। आम आदमी पार्टी भी अभी भी वही काम कर रही है जो कुछ समय पहले कांग्रेस और बीजेपी करते थे। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में कई 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कब तक अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर टालते रहेंगे नेता? और आखिर ऐसे हादसों के बाद भी हमारी नींद क्यों नहीं खुल पा रही? हम सबसे पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर मेहमानों से परिचय। दिल्ली में मौत का कोचिंग सेंटर, कौन जिम्मेदार? 3 स्टूडेंट्स ने गंवाई जान, प्रशासन का बड़ा एक्शन। सड़क से सदन तक सियासी बवाल, एक दूसरे पर सवाल, चर्चा का बना बाजार। अब तक 7 लोग गिरफ्तार। यूं तो राष्ट्रीय राजधानी सबसे सुरक्षित मानी जाती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस भी लगातार एक्टिव दिखाई देती है। केंद्र और राज्य सरकार दिल्ली में तेजी से बड़े कदम उठाए जाने की दावे भी करते दिखाई देती है, लेकिन यही दावे तब खोखले होते दिखाई देते हैं जब कोई लापरवाही लोगों की जानलेवा बन जाती है। तब केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। ऐसी एक दर्दनाक घटना दिल्ली के राजेंद्र नगर से सामने आई है, जहां एक IAS कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसको लेकर अब सियासतदान सियासत की रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं और सड़क से सदन तक घटना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। संसद के मानसून सत्र में दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, दिल्ली में बेसिक चीजें तक नहीं है। वहां यूपीएससी की तैयारी करने बच्चे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह घटना दुखद है। It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. ये दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है।
अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने 27 जुलाई को आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने स्टूडेंट्स की मौत की जवाबदेही की मांग की, तो वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा करते हुए कहा, कोचिंग बाजार बन गया है। तो वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में लापरवाही से जाने गई हैं। The cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। जहां एक और कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुट गई है, जिसका साथ दिल्ली पुलिस भी दे रही है और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रशासन को पहले ही इस तरह की कार्रवाई कर देनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। दरअसल देश की नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। काफी दूर दराज से स्टूडेंट्स आकर यहाँ पढ़ाई और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से उनके मन में खौफ पैदा होता है। राजेंद्र नगर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर मामले में क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है और जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दिल्ली आज 2 तरह की सियासत का केंद्र बनती नजर आई। सड़क पर दिल्ली सरकार और एमसीडी में जो पावर में है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और सवाल इस बात के कि 3 मासूम छात्रों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में ही मौजूद संसद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर वार पलटवार का सिलसिला चल रहा था। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संकेत गुप्ता है, स्वागत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक संदीप कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर कटीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता देव मोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। संकेत जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा? क्योंकि एक तरफ जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के स्टडी के दौरान 3 छात्रों की जान गई, आप शुरुआत में मोर्चा संभाल रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही थी कि पिछले 15 सालों से आप लोग एमसीडी संभाल रहे थे, लिहाजा जिम्मेदारी आपकी है। आप इतने गड्ढे छोड़ के गए हैं जिन्हें अभी तक आम आदमी पार्टी भर नहीं पाई है। दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये बजट नहीं है, ये चक्रव्यूह है, एक तरह से पद्म व्यूह है जिसमें आम जनता फंस गई है। से तीनों बच्चों के साथ जो मैं कहूंगा आपराधिक घटना हुई है, जो आपराधिक हत्या उनकी की गई है, वो उस पर भी आम आदमी पार्टी के लोग सफाई देने की बजाय, उसको कबूल करने की बजाय, जिस तरह दिल्ली में उनके विधायक हैं, दिल्ली में पूरी एमसीडी उनके अधीन है और उनके विधायक इस राजेंद्र नगर सीट पर 2013 से हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी अपनी किसी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आम आदमी पार्टी की गलती गिनवाने वाले काम करने की बजाय उन छात्रों के प्रति सबसे पहले अपनी संवेदना देना चाहूंगा। और दूसरी बात, जब छात्रों के इंटरव्यूज आपके चैनल के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो सभी छात्र कह रहे हैं कि उन्होंने दुर्गेश जी से भी संपर्क किया, उन्होंने एमसीडी में भी इसकी कंप्लेंट की। आज जो कार्रवाई आपको एमसीडी वाले करते नजर आ रहे हैं, आज जो मेयर शैली ओबराय आज जागी है, तो कल कहां थी वो शैली ओबराय जी? कल यहाँ के विधायक इनके कहां थे दुर्गेश पाठक जी? इस दुर्गेश पाठक जी को 4 बार
वहां पर जो उसी बिल्डिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने संपर्क किया था, लेकिन कोई भी जवाब, कोई भी ऐसा जवाब जो आधिकारिक रूप से लेटर के रूप में ये दे सके कि हाँ हमने ये कार्रवाई की थी, 3 दिन पहले हमने ये लेटर दिया था, अधिकारियों को ये निर्देश 4 दिन पहले दिए थे, आज आनंद फानन में सारी कार्रवाई कर रहे हैं, आज ये करेंगे भी और करनी भी चाहिए, लेकिन कल तक कहां थे? अगर कल ये जागरूक होते तो 3 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। वो कल को किसी का भी भाई हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन ये दिल्ली में कब तक निगम निष्क्रिय, अधिकारी, आम आदमी पार्टी किसी की बात नहीं सुनते, घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी संकेत जी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सारी लापरवाही की देन एमसीडी कमिश्नर हैं, एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो लिहाजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली गृह मंत्रालय यानी कि बीजेपी यहां पर सीधे सवालों के कटघरे में खड़ी है। अब इस एलिगेशन को बीजेपी कैसे देखती है? बात है कि आज आप पदों पर बैठने के बाद भी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर एमसीडी बिल्कुल आपके कहने से काम नहीं करती तो मेयर कल इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप छोड़ते क्यों नहीं है एमसीडी अगर आपके कहने से काम नहीं करती तो? आज अगर एमसीडी में कोई काम होगा तो कल बधाइयों के पोस्टर आम आदमी पार्टी के सरगना की फोटो के साथ पूरी दिल्ली में लगा दिए जाते हैं, लेकिन आज बच्चों की मृत्यु पर इस तरह का बयान देना, मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी आज सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की पार्टी रह गई है। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों पर, अगर कल को कोई भी बात हो जाती है, अधिकारियों पर यह कह देना कि अधिकारी हमारे कहने से काम नहीं करते। अगर अधिकारियों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप सत्ता पर काबिज किस लिए हैं? मोहन सिंह आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव मोहन जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि नई तरह की राजनीति करने के मकसद से आप लोग दिल्ली की सियासत में आए थे। 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। आपने कहा था कि दिल्ली में सत्ता में आ गए तो दिल्ली को हम दुबई जैसा चमका देंगे, तमाम विधानसभाओं का कायाकल्प कर देंगे। आज भी जब गर्मी होती है तो दिल्ली पानी के लिए तरसती है, जब सर्दियां आती हैं तो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, हवाएं ब्लॉक हो जाती हैं। आपने कहा पंजाब की सियासत हमको दे दो, पंजाब जो उड़ता पंजाब है उसे रंगला पंजाब में तब्दील कर देंगे। आज भी नशे का कारोबार वहां पर फल रहा फूल रहा है। आपने कहा दिल्ली में एमसीडी हमको दे दीजिए, हम जितने गली नाले कूड़े हैं पहाड़ हैं सब ठीक कर देंगे। सर, स्थितियां तो जस की तस बनी हैं। आपकी सरकार दिल्ली में भी है, एमसीडी भी में भी आप पावर में हैं, क्या कर रहे हैं सर? जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बयान और हवाई वादे नजर आ रहे हैं सर। देखिए, अभी संकेत गुप्ता जी बात रख रहे थे, आपने भी बातें रखी। हमने अपने 3 बच्चे खोए हैं, हमने खोए हैं, एलिगेशन लगा के गुप्ता जी निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एमसीडी की सारी गाइडलाइन से कहती हैं कि बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज करते पाए गए कोचिंग सेंटर वाले, वहां लाइब्रेरी लीगल चला रहे थे, ऐसे बहुत सारी जगहों पे चला रहे थे जिसको अभी सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, इनके अधिकार, ये कह रहे थे कि अधिकारी जब इनका कहना नहीं मानते हैं, आज से 2 दिन पहले, कल से आप हर टीवी चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक वीडियो चलता हुआ देख रहे होंगे जी, जो इस देश के लिए कितना भयावह है कि एक मंत्री अपने अधिकारियों से कह रहा है कि तुम्हें डीसिल्टिंग करने के लिए फरवरी की 7 तारीख से बोल रहा हूं। जब तुमने कह दिया कि 75-80% डीसिल्ट हो चुकी है दिल्ली, नालों की गादें निकाली जा चुकी हैं, वो अधिकारी कह रहे हैं कि, वो कह रहे हैं चलिए मेरे साथ, मैं दिखा के लाता हूं आपको, मैं मंत्री हूं, मुझे लोग कह रहे हैं कि डीसील नहीं हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, सामने साक्ष्य दिखा रहा हूं। अधिकारी जाने को तैयार नहीं है। आप उस वीडियो में देखिए अधिकारी किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। देश में कभी ऐसा हुआ है इससे पहले? अधिकारियों की मनमानी चल रही है। जिस भी अधिकारी की मिली भगत से एलजी साहब ये करवा रहे हैं, जिस भी अधिकारी की वजह से हमारे 3 बच्चों की जान गई है, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। कहना चाह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, और आप जो एमसीडी में काबिज हैं, आप जो दिल्ली सरकार में काबिज हैं, आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। कल से साक्ष्य आपके सामने घूम रहा है, साक्ष्य आप देख पा रहे हैं ना। आप वीडियो नहीं, आपके पास होगी वीडियो, नहीं है तो मैं भेज देता हूं, आप चलाइए इसको।
आप दिखाइए कि किस तरीके से मंत्री कह रहे हैं कि भाई मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बरसे जी कह रहे हैं कि नहीं मैं देखूंगा ये जरूरी है कि नहीं है, ये है वो है। वो इंसान घूमने साथ में मंत्री के नालों की शीट देखने तक नहीं जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब पहले दिन बारिश हुई थी दिल्ली में, यदि डिसिल्टिंग नहीं होगी तो किस दिन नहीं होगी, तो किस तरीके से पानी का बहाव होगा, कैसे पानी निकाला जा सकेगा? अधिकारी झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। जवाब दे संकेत जी। हम लोग तमाम बार ये बातें कह रहे हैं, जब से बीजेपी ने दिल्ली को कब्जाया है ना, ये अध्यादेश लाने के बाद पिछले साल से, तब से अधिकारी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। ये देवमोहन सिंह जी ने कहा है। मैं देवमोहन सिंह जी से एक बात पूछना चाहूंगा, देवमोहन सिंह जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि देवमोहन सिंह जी ये बताइए कि क्या वो ये सिफारिश करेंगे कि वहां के विधायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया जाना चाहिए, वहां के पार्षद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया जाना चाहिए? क्या वो ऐसी कोई शिकायत दिखाएंगे जो दुर्गेश पाठक ने लिखित रूप में दी है? क्या ऐसी कोई दुर्गेश पाठक ने कोई ऐसा एलजी साहब को लेटर लिखा है कि इस तरीके से कोचिंग चल रही है और यहाँ कोचिंग सेंटर में इस तरह के काम हो रहे हैं और अधिकारी मेरी बात नहीं मान रहे हैं? ये बात सिर्फ देवमोहन सिंह जी आज कहने में बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे 3 बच्चों ने जान दी है, वो भारत के नागरिक हैं, हर किसी को उस चीज की पीड़ा है। लेकिन आपने क्या किया? आप कहिए ना कि दुर्गेश पाठक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा होगा, उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वहां के निगम पार्षद के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी आपके अधीन है, बीएससीएस आपके अधीन है, तो पूरे नालों की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, वहां पर साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर एमसीडी का उसके पास गलत वो लाइब्रेरी चल रही थी, आपने क्यों पहले सील नहीं लगाई? आज आपके पास सील लगाने की ताकत है, कल आपके पास सील लगाने की ताकत नहीं थी, तो क्यों? क्या कौन सा लेटर आपने दिया है? आपने उससे पहले कौन कौन से स्टेप्स उठाए? इस बारे में आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ठीकरा फोड़ देंगे कि एलजी साहब ने ये करने नहीं दिया, अधिकारी नहीं सुनते, ये नहीं सुनते के बाद बोलने दोगे तभी तो आप ही बता देंगे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, आप जो कह रहे हो वही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं देखिए आपकी गलती की वजह से जब 3 बच्चों की जान जाती है उसके बाद भी आप इस तरीके का, ये तो चोरी और सीनाजोरी वाली बात है कि आप गलत भी पीडब्ल्यूडी एमसीडी। अरे सुन लीजिए प्रवक्ता साहब, संकेत गुप्ता जी सुन लीजिए, उसके बाद भी आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अपनी गलती नहीं माननी है। आप ही को सुन रहे हैं, लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि दुर्गेश पाठक की लापरवाही से हुआ, किसके अधीन है? एक बार नहीं कहा हमारी शैली सुनिए तो सही संकेत गुप्ता जी। ठीक है, लेकिन अपनी गलती मानना सीखिए। अरे सवाल हो गया संकेत जी, सवाल हो गया, जवाब सुन लीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, प्लीज सुनना सीखो। ठीक है, ठीक है देवमोहन जी, छोटे में मेरी बात सुनिए पहले। पीडब्ल्यूडी बड़े आराम से कह दिया आपने दिल्ली सरकार के पास है, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं बरसे जी, उनका वीडियो तो घूम रहा है, वो देखिए, वो मंत्री का कहना मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी को अभी सस्पेंड टर्मिनेट करिए, और ये हमने रिकमेंडेशन लेटर के माध्यम से आज नहीं की है, ये हम जून में कर चुके हैं। एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी इनको हटाइए। कमिश्नर के लिए हम आज भी कह रहे हैं, कोचिंग सेंटर की कोई कंप्लेंट की थी, जो कोचिंग सेंटर की कोई कंप्लेंट आपने की थी? नहीं सुन सकता है, कोचिंग सेंटर दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है, जब हमारा कहना नहीं मानोगे, बात नहीं करते हैं। मैं सवाल ये उठता है, सेक्रेटरी के सस्पेंशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहां का रिप्रेजेंटेटिव है या फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए, वो आपकी पार्टी का है, उसका कोई दायित्व नहीं है। दुर्गेश पाठक जी का फेसबुक पेज खोल के देख लीजिए, लगातार वो एमसीडी के कमिश्नर से और पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी से मिलते आ रहे हैं, देखिए आप उनका पेज खोल के। जवाब ने किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये देश में कब से मिलने जाते हैं, अधिकारियों ने नाले की सफाई नहीं करी है और इसकी जांच कराई है, जो दोषी है फांसी पे टांग दीजिए उसको। ठीक है, दोषी हमारा सीधा जब वो सीधा सीधा साबित होगा। ठीक है संदीप जी जवाब दें, उसके बाद में सीधा स्टैंड है। ठीक है देवमोहन जी, प्लीज लेट अदर बी इंक्लूडेड इन दिस। संदीप जी देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दयनीय और निंदनीय विषय है कि आप जो है इस विषय पे इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि जो नहीं करनी चाहिए आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी। 3 जिन बच्चों के जान गए हैं, आप उनके परिवार का हाल जाके देखिए, उनको कितने मेहनत से पाल पोस के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अदर कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं और वहाँ अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए भेजते हैं।
और उन बच्चों को, उन लाल को देखिए जो बच्चे जो है खामोखा उस चीज का शिकार हुए, और वो बच्चे जो है उससे ज्यादा हो सकता था, हादसा हो सकता था, वो कैसे भी करके उनको निकाला गया। लेकिन चूंकि देव मोहन सिंह जी को ये इस बात का पता नहीं है, देव मोहन सिंह जी सिर्फ अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की बात रखना चाहते हैं कि देखो जी हमारे मंत्री जी तो कहे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप सरकार चलाने लायक नहीं है, या तो फिर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर पा रहे, आपको इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस अधिकारी से बात नहीं कर पा रहे। क्या आपके मुख्यमंत्री सो गए थे? क्या आपके जो है बाकी मंत्री सो गए थे? क्या आपके और आला अधिकारी कहाँ चले गए थे? बाकी सब सो गए थे क्या? तो अधिकारी अगर आपका नहीं सुन रहा तो मंत्री क्यों बने भाई? छोड़ दिए सरकार आप, अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा तो। आप कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते, आप कहते हैं जी हमारा एमसीडी में सरकार है इसलिए हमारी विकास नहीं हो पा रही दिल्ली में, अब एमसीडी में भी आप हो गए। आप कह रहे हैं कि जी पंजाब में हमारे नहीं थे, पंजाब में सरकार होती। सिर्फ सरकार हथियाना ही काम नहीं है महोदय, सरकार हथियाने के बाद उसके काम करना बड़ा अमल है। जब गर्मी होता है तो पानी की किल्लत, बरसात आ जाती है तो बाढ़ की किल्लत, और जब ठंडी आती है तो जी वहां से हरियाणा से प्रदूषण हो गया, पंजाब से प्रदूषण हो गया, दिल्ली चैम्बर बन गया है, आओ डिफेंड कर दो। क्या यही एक सोल्यूशन है? क्या जनसंख्या पे आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे? क्या बाहरी लोग जो आके वहां बस रहे हैं, बाकी जो माइग्रेट लोग आके बस रहे हैं, रोहिंग्या के लोग बस रहे हैं, उन पे आप कंट्रोल नहीं, वो तो आपके लिए वोटर बैंक बन गए हैं, वोट बनवाते हैं, आप उनको वोट डलवाते हैं। तो ये सब चीजों पे तो आपको कंट्रोल है नहीं। लेकिन यहाँ अपनी राजनीतिक सफाई आप देना जरूर चाहेंगे कि जी ठीक है मेरे मंत्री का कोई नहीं सुन रहा है, उधर अति सीधे चले जाते हैं जी पानी का कोई नहीं सुन रहा है। ये सब बातें सिर्फ बहानेबाजी है, काम नहीं करना, सिर्फ घोटाला। ठीक है, घोटाले के डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो सांसद हैं शशि थरूर, वो तो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास तो बाकायदा एविडेंस इन टर्म्स ऑफ फाइल है जिसमें बाकायदा साफ साफ नजर आ रहा है कि इमारतों की चेकिंग के लिए बिना एमसीडी द्वारा परमिशन दी गई यहां पर कोचिंग चलाने की, और जो जगह बेसमेंट के लिए थी वहां पर लाइब्रेरीज बनाई गई, वहां पर पार्किंग लॉट्स किए गए, और एमसीडी के अधिकारी बिना सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह की परमिशन दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। संदीप जी आऊंगा, ठीक है, संदीप जी आऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 3 युवाओं की बात नहीं है, 3 छात्रों की बात नहीं है। आप देखेंगे पटेल नगर के अंदर बारिश के दौरान आपने देखा होगा करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हो गई है। तो दिल्ली जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, जहां पर लोगों की आस उम्मीद के साथ दिल्ली में आते हैं छात्र तैयारी करने के लिए, वहां पर आप देखेंगे मुखर्जी नगर देख लीजिए, आप राजेंद्र नगर देख लीजिए, जहां जहां कोचिंग खुले हुए हैं वहां की हालत इतने बदतर हालत है जिसके ऊपर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। लगातार अवैध निर्माण होता रहा, जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ना ये केंद्र में बैठी सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना जो वर्तमान में सरकार है दिल्ली में, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप उन माँ बाप के लिए सोचिए जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिसे आकस्मिक मृत्यु नहीं, ये कोई नेचुरल मृत्यु तो कह ही नहीं सकते, ये तो मैन मेड मृत्यु घोषित करना चाहिए इसे तो। क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब मुखर्जी नगर में एक अग्निकांड हुआ था, लगातार छात्रों को आग का सामना करना पड़ा था। जो छात्र तैयारी करने आते हैं उनको लगातार इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और तैयारी के लिए वो कहाँ उनको जगह मिल रही है? बेसमेंट के अंदर। आप सोच के देखिए, जो स्टोरेज के लिए जगह होती है उसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे क्या? सवाल यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और हम बार बार इस बात को लिए इसलिए उठा रहे क्योंकि युवाओं, इस देश का भविष्य है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। क्योंकि जब आंखों में सपने लेकर जब कोई कहीं तैयारी करने के लिए आता है तो आप उन सपनों को आप तोड़ नहीं सकते। आप उन सपनों को भविष्य उज्जवल करने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इस सरकार ने, आप बारिश, दिल्ली की हालत तो ऐसी है अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली नहर की तरह बन जाती है। जिम्मेदार कौन है? कर्मवीर जी क्या कहा? गर्मी होती है, पानी की किल्लत हो जाती है, बारिश बरसती है, तब दिल्ली डूबती नजर आती है, और इतनी डूब जाती है कि वाटर लॉगिंग इतनी हो जाती है कि ना मंत्री निकल पाते हैं ना संतरी निकल पाते हैं। छोटी से जगह पर वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा ब्रिक ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद हाथ कैसे पेश आते हैं। आपको हमारी नेता दिवंगत शीला दीक्षित जी का समय याद आ रहा होगा, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो किसी भी प्रकार की इस तरीके की अनहोनी घटना नहीं होती थी। आप देखिए कि लगातार
यहाँ पर हालत ऐसी हो गई, हम बार बार कह रहे हैं कि बारिश का तो लोग इंतजार नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि घर डूब जाएंगे। अब इनके खुद के बच्चे तो बीजेपी के हैं चाहे आम आदमी पार्टी के, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनको क्या टेंशन, इनको कोई टेंशन नहीं है। इनको लग रहा है कि यहाँ पर भी छात्र जो है इस बदतर हालत में घूमते रहे, पढ़े लिखाई नहीं करे, प्रोटेस्ट करे। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आज प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं, किसकी जिम्मेदारी है और ये किसकी गलती है? परवाह नहीं है। जो छात्र चले गए, 25 साल की श्रेया इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस 28 साल का नेमिन इस दुनिया में नहीं है, 25 साल की तानिया इस दुनिया में नहीं है। ये वो लोग थे जो सपने देख रहे थे कि भाई आने वाले वक्त में जो इंसाफ दिलाएंगे दुनिया को, लेकिन आज उनके माँ बाप खुद इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकर खा रहे हैं और राजनीति किस कदर की हो रही है आप देख रही हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब दे संदीप जी, मैं ब्रेक ले रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय जो कह रही हैं कि जो है हमारे शीला दीक्षित जी तो दिक्कत नहीं होता था, ये बताइए चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या उनके बच्चे बाहर पढ़ लिए तो दिक्कत आपको हो गई? ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, मसला ये है कि क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की है, आप उनके साथ सड़क पे उनके साथ खिलाफ उनके साथ खड़ी होंगी? सड़क पे नहीं खड़ी होंगी। क्या सदन में आप उनके खिलाफ खड़ी होंगी? सदन में इस विषय पर चर्चा करेंगी? नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि आप गठबंधन धर्म निभाएंगी, आप सवाल नहीं उनसे खड़ी करेंगी। शशि थरूर जरूर सवाल खड़ी कर दिए, बाकी राहुल गांधी जी का कोई रिएक्शन नहीं आया और न ही किसी अन्य कोई बड़े नेता का आपके यहाँ से आया कि क्या जो है उन बच्चों के साथ जो हुआ है, उन माँ बाप को बात सोचिए, उन माँ बाप के विषय में सोचिए कि जरा उन माँ बाप को सोचिए, वो माँ बाप किस दौर से गुजर रहे होंगे। ये तो किसी को सोचने का, ये कोई सोच ही नहीं रहा है, बस सिर्फ राजनीतिक और उसी का ही एक आप संदीप जी संकेत देखिए कि सपा सुप्रीमो लोकसभा सांसद अखिलेश यादव जो दिल्ली में अब केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई चले, जबकि वो ये भी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। वो सीधे सीधे केजरीवाल को टारगेट करने के बजाय सीधे सीधे मोदी जी को टारगेट करते नजर आए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद जो संसद में आज राहुल गांधी का नेता विपक्ष के तौर पर भाषण हुआ, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद प्राइम टाइम डिबेट ललकार में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी की लापरवाही की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ संसद में भी आज जोरदार बहस देखने को मिली। संकेत गुप्ता जी, कांग्रेस नेता जो नेता विपक्ष की भूमिका में है राहुल गांधी आज बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि भाई 5 लोग ऐसे हैं, 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चक्रव्यूह बनाया है आम जनता को फंसाने के लिए, और ये चक्रव्यूह ना होकर पद्मव्यूह है जिसमें आम जनता फंसती नजर आ रही है और बोझ में टैक्स के माध्यम से उसको खूब चूसा जा रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जब बजट का हलवा बनता है तो जो मुख्य लोग हैं, जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बस 6 लोग हैं जो आपस में बैठकर खा लेते हैं, बांट लेते हैं। संकेत देखिए, जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज स्टेटमेंट दी है और राहुल गांधी जी जिस तरह समाज का बंटवारा करने वाली जो आज की जो राहुल गांधी जी की आप स्टेटमेंट सुनिए, जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं, या धर्म या जाति के नाम पर संसद में इस तरह के बयान प्रस्तुत करते हैं ताकि किसी ना किसी वर्ग की वोट को लुभाने वाली कोई बात कर सके। लेकिन ये जो बजट आया है, इस बजट में गरीबों के लिए काम हुआ है, इस बजट में किसानों के लिए काम हुआ है, इस बजट में काम हुआ है तो युवा वर्ग के लिए हुआ है। इस बजट में अगर कोई काम किया गया है तो नारी शक्ति के लिए काम किया गया है। यहाँ इनकम टैक्स की रियायत बिना जात पात के सभी को दी गई है। अगर आयुष्मान के लिए बजट बढ़ाया गया है तो वो सभी के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी को जब भी कोई स्टेटमेंट देनी होती है, इससे पहले जब देनी थी तो उन्होंने धर्म के नाम पर कभी हिंदू धर्म और कभी धर्म के नाम पर कोई ऐसी बात बोलनी जिससे धर्म का अपमान करना। अब की बार जो स्टेटमेंट देनी है तो दलित कार्ड उन्होंने चल दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी की बात नहीं है। ये पूरे कांग्रेस का आज एक ऐसा नेचर हो गया है कि कोई भी बात ऐसी उठानी जो ना तो जनता की समझ में आती है और ना ही उस बात का किसी मीडिया के माध्यम से उसका चर्चा हम प्रवक्ता लोग बैठकर कर पाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप जितना कह रहे हैं कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कल्याणकारी बजट है, ये सारे लोग तो आपको क्या सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश में ही नजर आते हैं जहां पर 28,700 करोड़ या 15,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया? बाकी राज्यों को अनछुआ क्यों किया गया? क्यों कांग्रेस को विवश होकर कहना पड़ रहा है कि ये भैया कुर्सी बचाओ बजट है? देखिए, यही तो बात है ना। आंध्र प्रदेश को अगर कुछ दिया जाता है तो और स्टेटों की किसी की अवहेलना कर आंध्र प्रदेश को नहीं दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, आंध्र प्रदेश में जो आने वाले प्रोजेक्ट्स लाने जा रहे हैं,
उसके लिए आंध्र प्रदेश को बजट दिया गया है। बिहार में बिहार की जनता के लिए स्पेशल बजट का पैकेज दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ही दिया गया है। पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो बजट पूरे रूप से सभी स्टेट्स को कवर करने वाला एक इंटायर पूरा एक बजट का डॉक्टर टीना करवीर जी, सारे स्टेट्स कवर हो गए या चीजें छोड़ दी गई हैं मैडम? देखिए मैं हरियाणा से आती हूँ। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिएगा संकेत जी। मैं हरियाणा से आती हूँ। हरियाणा को इन्होंने एक चवन्नी तक नहीं दी। अभी सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं दी इन्होंने चवन्नी? इसलिए नहीं दी क्योंकि ये चुनाव बीजेपी हार गई, 5 सीटों पर चुनाव हारी है। अब ये हार का डर इनको इतना सता रहा है, ये बदला ले रहे हैं, ये बदले की भावना है। अदरवाइज हरियाणा को देना चाहिए था। कहाँ? आप बताइए, दलित मुस्लिम महिलाओं को, लोगों को, जनता को ये क्या दे रहे हैं? ये तो अपना कुर्सी बचाओ बजट है इनका। ये सिर्फ अपना बस सिर्फ कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अच्छे से जानते हैं कि ये बैसाखियों पर चल रही है सरकार, कब गिर जाए इनको पता नहीं। इसलिए आंध्रा को तो दे देंगे लेकिन हरियाणा को छोड़ देंगे, क्योंकि हरियाणा ने इनको 5 सीटों से हरा दिया। इनको मुंह पर करारा तमाचा खाकर गए हरियाणा भी, तो हरियाणा को चवन्नी क्यों देंगे? ये 1 रुपया का 1 पैसा नहीं देंगे। देखिए बात दरअसल ये है कि ये नहीं चाहते हैं, लेकिन 2 चीजें समझ में नहीं आई। टीना जी बहुत अच्छा किया जो आपने बता दिया। संकेत जी एक सेकंड। टीना जी आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि आप हरियाणा से हैं। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये एलिगेशंस लगा रही है कि भैया बीजेपी रूलिंग स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट दिया गया। आप कह रही हैं कि हरियाणा को बेनिफिट नहीं दिया गया, जबकि खुद हरियाणा रूलिंग स्टेट है बीजेपी का। आप ये भी कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों के लिहाज से वो बजट बांटा गया, तो उसमें तो हरियाणा भी आता है। नहीं तो हरियाणा आता है तो बताइए हरियाणा को कितना पैसा मिला? आप ये खुद बताइए। हरियाणा का तो जिक्र तक नहीं किया गया। जहां जहां बीजेपी हारी है उससे बदला ले रही है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप जो कि पहले कहा कि ये सिर्फ आंध्रा को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है। ठीक है देव मोहन सिंह जी, आपको भी लग रहा है कि इस बार का बजट यही है, सबका साथ सबकी विकास की परिभाषा को जमीन पर नहीं उतार रहा? 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। देव मोहन जी 1 सेकंड। संकेत जी रिएक्शन ले लो, फिर आप दोनों का एक साथ रिप्लाई कर दीजिएगा। देव मोहन जी, आपको लग रहा है कि इस बार का बजट सबका साथ सबके विकास की परिभाषा को जमीन पर नहीं उतार रहा? विपक्षी शासित राज्य जितने हैं उनके साथ नाइंसाफी की गई। ये कुर्सी बचाओ बजट के अलावा सच में कुछ नहीं है। इन्होंने बिहार को और कुर्सी बचाने के लिए दे सकते थे, इन लोगों को दिया इन्होंने, अपने स्टेट्स को भी दिया बहुत सारे। पंजाब को इन्होंने क्या दिया? पंजाब को ये अभी जवाब देंगे, इनसे पूछेगा पंजाब को इन्होंने क्या दिया, दिल्ली को इन्होंने क्या दिया बजट में। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी जाने का डर है, जो कि अब इन्हें बिहार की तरफ और अपने राज्यों की तरफ और उनकी तरफ। मेरी आवाज रिपीट आ रही है? ठीक है, टेक्निकल टीम ठीक करेगी इसको एक बार। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो, हाँ आवाज पहुंच रही है? ठीक है, चलिए ठीक है। जब तक तकनीकी दिक्कत ठीक होगी उसके बाद लौटूंगा आपके पास। संकेत जी आपने सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। सीधे सीधे स्पष्ट दिल्ली से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर हरियाणा, सब उदाहरण आपके सामने रख दिए गए हैं। देखिए जहां हमारी सरकार है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, आज अगर वहां पर ज्यादा पैसा अलॉट होता है तो ये कहते हैं जहां इनकी सरकार है वहां ज्यादा पैसा अलॉट कर दिया। हरियाणा के लिए चारों तरफ से प्लान्स बनाए गए हैं। हरियाणा में किसानों की बेहतरी के लिए, हरियाणा में स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, हरियाणा की पर्टिकुलर विधानसभा की अब ये लाइन बर्दाश्त नहीं होगी जो आपने बोली है। किसानों के हक के लिए, यही वही हरियाणा है। 750 किसानों की शहादतें दी है इसी हरियाणा में। किसानों के हित के लिए क्या योजना, किसानों की शहादतों पर सभी की आंखें नम है। टीना जी, इस बात को, किसानों की शहादतों को राजनीति के लिए यूज मत कीजिए। आप राजनीति के लिए किसानों की शहादतों को यूज मत कीजिए। किसानों के लिए जो किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे क्या? हरियाणा के किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा नहीं जा रहा? हरियाणा के किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा नहीं जा रहा? हरियाणा में जो एमएसपी का फायदा किसान उठा रहे हैं वो नहीं उठा रहे। हरियाणा में स्पोर्ट्स के लिए कितना बजट दिया गया ये आप नहीं जान रहे हैं।
ये बैसाखी की सरकार की जल्दी गिरने जा रही है। समझी नहीं है, आप आपको जितनी बात खुशी सुननी नहीं मनानी है मना लीजिए, हरियाणा की ये राजनीति बजट करनी का है, हलवा हमें पता खूब है, खाइए, लेकिन इसका ये बजट का मतलब हलवा नहीं है खूब कि खाइए, अपने हरियाणा में परिवार जो को पॉजिटिव खिलाइए, अपने काम कार्यकर्ताओं को भाजपा खिलाइए। सरकार के द्वारा लेकिन किए अब जा तो रहे आपके हैं उनको कार्यकर्ता आप भी सिरे खूब से उछल इग्नोर कर आ रहे करेंगे। हैं, आने वाला बयान दे विधानसभा रहे चुनाव भी ये हैं। बता आपके देगा कुत्ते नेताओं कि की भी हरियाणा जुबान की खुल गई जनता है। किसे पसंद करने देखिए वाली है, सच्चाई ये ये भी है मैं कि अब बताने आप वाला किसी भी हूँ। वर्ग, आने वाला चाहे विधानसभा व्यवसायी चुनाव वर्ग हो, पूरे सिरे किसान से हो, महिला हो, कांग्रेस को युवा वर्ग नकारने हो, वाला है। आपने और किसी वर्ग के लिए कोई हितकारी कदम उठाने का काम इस नहीं बात किया। को जितनी सुनना ही नहीं स्कॉलरशिप चाहती थी, क्योंकि आप ये सब बात जनता स्कॉलरशिप के बंद समक्ष की आने ही नहीं आपने, देना चाहती। सब स्कॉलरशिप आपने बंद सिर्फ की। एक हरियाणा शगुफा के अंदर छोड़ना है सरकारी स्कूल क्योंकि बंद किए हरियाणा में आपने, कांग्रेस पूरी आपने तरह सरकारी निष्क्रिय हो स्कूल चुकी है, बंद किए, पूरी आपने तरह दल के स्कॉलरशिप अंदर बंद कर फूट दी। पड़ी हुई है आप बच्चों को और पढ़ने के आपको इसमें नहीं सिर्फ है। एक आप शगुफा कहते हैं छोड़ना कि है। युवा नशे में आपने डूबा रहे। कोई बात इस नहीं, तरह की नहीं आपने करनी हरियाणा को क्योंकि आप तथ्य नंबर 1 सुनने को बनाया तैयार नहीं नशे है। की हालत जब मैं में। आपकी बात युवा तसल्ली से आज सुनता नशे हूँ में डूबा तो आप हुआ है। मेरी बात सुनने के नहीं, लिए आप तैयार बताइए नहीं है। कि नंबर 1 नशे में बना या नहीं मैडम, हरियाणा, आप बता एक दीजिए। अच्छे इस बात से इनकार रिस्पॉन्सिबल कर चैनल सकते पर हैं आप। आकर बात करने का ये ठीक है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप डॉक्टर टीना, नहीं करने देंगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैडम, संदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और संदीप जी से हम समझने का प्रयास भी करेंगे कि संदीप जी जो बात यहाँ पर कांग्रेस नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी करते हुए नजर आए कि भाई ये पद्म व्यू है जिसके चक्कर में आम जनता को पूरी अच्छी तरह घुमाया जा रहा है, लेकिन जनता भी अब अभिमन्यु ना होकर अर्जुन की तरह काम करती नजर आ रही है। और यही कारण है कि 400 सीटों की बात करने पर भी 230 से ज्यादा सीटें एनडीए बीजेपी को मुख्य रूप से नहीं दी गई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जब बजट का हलवा बटा तो फिर सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, आम जनता तक उसकी मिठास नजर नहीं आ रही है। सर जी कुणाल जी, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है। कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया कह रही थी कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिलता तो स्टेट का बजट कैसे चलेगा? केंद्र ही तो देता है बजट, तभी तो स्टेट अपनी बजट चलाता है। स्टेट का अपना बजट मान लेता हूं मैं कि होता है, लेकिन केंद्र का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अपना राजनीतिक धर्म निभाइए और सच सच बोलिए। सच्चाई तो आप भी जानते हैं, ये पूंजीपतियों के लिए बजट बनाया गया है और कहाँ से बन रहा है ये भी सच्चाई सबको पता है। अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता, लोग जो है आज इतने त्रस्त नहीं होते, आज इतने त्रस्त नहीं होते। कुमार जी अपना राजनीतिक धर्म अच्छे से निभा रहे हैं, उनको पता है। अपना धर्म निभाइए, आप सच बताइए कि ये सच्चाई है। कांग्रेस और आपका भाईचारा साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस और आप आज मिलकर एक टेबल पर आ गए हैं और हरियाणा में अलग अलग लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। तो वक्त की नजाकत है, हमारी चिंता मत संकेत जी, यही तो वक्त की नजाकत है कि ब्रेक से पहले हमें दिल्ली में 3 छात्रों की हत्या पर ये दोनों आमने सामने थे और अब बजट पर दोनों साथ हैं। चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब सुन सुनेंगी नहीं क्योंकि इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, आप किसी प्रवक्ता को बोलने ही ना दें। अब तो पता है निर्मला जी को पूछ लिया जाए कि प्याज महंगा हो गया तो कहती है प्याज मैं नहीं खाती हूँ। एक नेता से पूछ लिया टमाटर इतना महंगा है, बोला कमरे में हुआ। क्या संदीप जी किस तरीके से बात कर रहे हैं? संदीप जी कैसी बात, आपको ज्यादा पता हो क्या होता है? अब हम सुन लीजिए, ज्यादा कम क्या है? एक सेकंड नहीं, देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है कि जब आप अपनी अपनी बारी में बोल रहे थे तो संदीप जी चुपचाप सुन रहे थे, एटलीस्ट उनको अपना स्टेटमेंट तो कंप्लीट करने दें, सुन तो ले, शायद कुछ और ज्यादा बेहतर। संदीप जी ये बता रहे हैं कि आपको ज्यादा पता है, क्या आपको ज्यादा, अब वही बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए कितना ज्यादा पता है, संदीप जी बताएं, हमें भी तो पता चले। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। बहुत एक सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, अगर पर्टिकुलर कोई स्टेट बहुत पीछे है, बिहार या आंध्र प्रदेश अगर इतना पीछे है, अगर उसको ज्यादा बजट एलोकेशन हो गया तो उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई, आपको भी तो बिहार को बढ़ाना है, आपको भी तो आंध्र को बढ़ाना है। क्या आप आंध्र को नहीं बढ़ाना चाहती? तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला? उस समय क्यों नहीं बोला जब तेलंगाना में कर्जा माफ किया था कांग्रेस पार्टी ने? तब क्यों नहीं बोला ये बात? तब आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं तब आपके पेट में दर्द नहीं होता है। देखिए सच्चाई, नहीं आप बताइए पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? तब आप बोले कि किसानों का भी माफ कर देना चाहिए था कर्जा। मैं कह तो रहा हूँ, नहीं किसानों का भी कर्जा माफ कर देना चाहिए। आप ही आपके शब्दों के लिए बोल रही हैं, आपने बोला किसानों को कर्जा माफ कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए किसानों को कर्जा माफ? पूंजीपतियों को 16 लाख कर्जा माफ हुआ है या नहीं? 16 लाख करोड़ कर्जा किसका माफ हुआ है?
विजय माल्या को अरे किसने आपने भगाया? किसानों को कौन ये सा आप कर्जा भूल माफ गए। कर दिया सरकार बना के? सरकार बना के कौन सा किसानों को कर्जा माफ कर दिया? आपने भी तो छलावा किया है। तेलंगाना में जाके जो ये कागज आप लहरा रहे हैं ना, ये जो कागज लहरा रहे हैं, जाके पढ़िए जाकर, ये पढ़िए जाके तेलंगाना में जाकर देखिए, 2 लाख का जो कर्जा है वो माफ किया है, समझे? और यही सरकार ऐसी चलाई जाती है इस तरीके से नहीं कि किसानों के लिए तो आप कुछ नहीं कह रहे, किसानों पे तो लाठी डंडे चलाएंगे, लेकिन पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। क्यों कर देंगे? उनके घर तो पहले से भरे हुए हैं, आप किसानों के पेटों पे लात मारेंगे। इतना है नहीं, किसानों के पेटों पे लात मारेंगे, इसलिए आपको सरकार से बाहर बेदखल कर दिया। 400 पार का नारा इसलिए आपका फुस हो गया। ये बता दीजिए बजट कितना 400 पार का नारा इसलिए फुस हुआ आपका, समझे? ठीक है, अब बहरहाल मेरे पास समय का अभाव था, नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जी आपका, संदीप जी आपका भी, टीना जी आपका भी, देवमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस वही बना हुआ है कि दिल्ली में जिस तरह से कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रही हैं, तमाम सुख सुविधाओं और पैरामीटर्स और गाइडलाइंस को ताक पर रखकर और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आज की कहानी नहीं है, वो कई सालों से चली आ रही है। और अब भी जरूरत है कि शासन प्रशासन और जितने लोग जो इस वक्त सबसे बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करें, कुर्सी छोड़ें, ग्राउंड पर उतरें और उन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। नहीं तो आज 3 छात्र बिना अपने सपनों को पूरा करे इस दुनिया से चले गए। आने वाले वक्त में ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी। तब बड़ा सवाल यह भी हो सकता है कि उस हादसे के शिकार हमारे अपने ना हो जाए। छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें JK24/7 न्यूज़।